हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र महान ज्योति देने वाला परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, जीवनदाता, मुक्तिदाता, जीवन जगत तो लाख लाख धन्यवाद करते भाई मंत्र कौन पढ़ने लग गया? तेरी सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं खुदावन। हम सबको समझ की शक्ति, ज्ञान की परख और बुद्धि देना पिता, ताकि तेरे वचन एक एक जीवन। सर सबको म्यूट करो, आप सबको म्यूट कर दो। जी म्यूट तो किया है सबको, लेकिन हुए नहीं, आई थिंक सो। जी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सभी को समय से जुड़ने के लिए। और माफी चाहूंगा, कुछ दिनों से शेड्यूल काफी डिस्टर्ब चल रहा था, कुछ पारिवारिक समस्याएं भी थी, कुछ खुशियों का माहौल था, और इस वजह से जो है मीटिंग्स को कंटिन्यू मैं नहीं कर पाया। परसों अचानक जो है समय मिला था मीटिंग को वापस स्टार्ट करने का, लेकिन माता जी की तबीयत खराब हुआ है, अचानक जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण जो है मुझे मीटिंग को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अभी सब कुछ स्वस्थ है, माता जी की तबीयत भी जो है बेहतरीन है पहले से। और आप सभी लोगों को मैं एक शुभ संदेश देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुछ इस कारणवश जो है कुछ समय अस्पताल में निकल गया, हालांकि टीम को कहा गया था पूरा कि भाई आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जो सेशंस हमारे चल रहे हैं, सर सभी को जिन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं, प्रेषित की हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करबद्ध तरीके से। सभी को टीम को कहा गया था कि इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन जाहिर सी बात है टीम ने एक ही जवाब दिया, बोले सर जिस हिसाब से आप मेंटेन करते हैं मीटिंग को और जिस गहराई से आप बताते हैं शायद हम नहीं बता पाएंगे, और वापस कंटिन्यू करना ही पड़ेगा सभी सेशंस को। तो इस वजह से फिर मैंने टीम पे ज्यादा जवाब नहीं दिया और इसको जो है सेल्फ कंटिन्यू करने का ही विचार रखा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है और कि आप लोग इस सेशंस को आज से हम वापस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जिन हमारे प्रतिभागियों को ये चीज नहीं पता लगी है कि सेशंस वापस कंटिन्यू हो गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले आज और कल के जो सेशंस हैं, यानी कि आज का दिन और कल का दिन, हम कुछ चीजों को रिपीट जरूर करेंगे, लेकिन मैं अपने एक पर्टिकुलर समय में उनको रिपीट कर दिया करूंगा। आप सभी लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। आज हम सेम अपने सेशन को वापस ले रहे हैं। ई अनुदान, ई अनुदान रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है और काफी बार देखा गया है कि ई अनुदान, देखिए शब्द जो है उस शब्द से कई बार अर्थ निकालना पड़ता है और उस शब्द में ही एक अर्थ निहित होता है, हरित विकास परियोजना। सर मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि आपने आपने हैंड रेज किया हुआ था, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? अनम्यूट कीजिएगा सर अपने आप को पहले। ठीक, ओके सर जी। हाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं सर, कहना नहीं चाह रहे थे, ऐसे छेड़ रहे थे तो आ गया, हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर। आज की जो हमारी मीटिंग है, आज का हमारा जो विषय है वो सेम रहेगा जो हमने उस दिन डिसकंटिन्यू किया था, ई अनुदान रजिस्ट्रेशन पर। मैं आप लोगों के साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा एक बार। ई अनुदान रजिस्ट्रेशन, देखिए कुछ चीजों का जो है मतलब भी निकालना पड़ता है। ई अनुदान, अनुदान से सीधा सीधा अर्थ जाता है सहायता राशि से, अनुदान का अर्थ जाता है ग्रांट से, अनुदान का अर्थ सिद्ध होता है हमें मिलने वाली छूट से। तो ये काफी सारे शब्द इसमें अपने आप में निहित हैं और ये शायद सभी चीजों के लिए वहां पर अपनी अपनी पर्टिकुलर जगह ये पर्याप्त शब्द अपने आप को जो है संपूरक बनाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं SC ST वेलफेयर की, OBC वेलफेयर की, तो ऐसे में जो संस्थाएं
जो है शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में कंटिन्यू कर रही हैं अपने यहाँ पर कोई भी वर्क, तो उनको बच्चों की फीस के रूप में जो है अनुदान के रूप में यहाँ पर आता है। अगर हम बात करते हैं ग्रांट्स की, तो सामाजिक एवं न्याय विभाग मंत्रालय की जितनी भी ग्रांट्स होती हैं वो ये अनुदान के माध्यम से आती हैं। अगर हम बात करते हैं छूट की, तो जब भी आप संस्था के लिए लोन एप्लीकेशंस लगाते हैं कहीं भी, या सामाजिक न्याय मंत्रालय से आप कभी भी लोन लेने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी लोन की जो छूट होती है, आप वैसे बहुत लोगों को ज्ञात होगा कि संस्थाओं को मिलने वाले जो लोन होते हैं उसमें डायरेक्टली जो है 35% की सब्सिडी होती है। तो वो 35% की जो सब्सिडी होती है, वो सब्सिडी लेने के लिए भी आपको ई अनुदान वाले जो रजिस्ट्रेशन है उसका ही उपयोग करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ई अनुदान का एक तरीके से मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। बात करते हैं ई अनुदान के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, वहां अंदर जाने से पहले हम प्रयास करें कि बाहर हमें क्या क्या मिलता है, क्यों हमें ई अनुदान रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्यों जरूरी हो जाता है, किस जगह काम आएगा वो हमारे, और कितनी ऐसी ग्रांट्स हैं जिनको हम ई अनुदान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन सभी चीजों पर, इन सभी विषयों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा जब तक मेरा पीसी स्लो है, मैं तब तक कुछ चीजें और शेयर कर देता हूं आपको ई अनुदान के बारे में। ई अनुदान रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन का होना आवश्यक है। ये याद रखिएगा, अगर आपके पास एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आने वाले जितने भी हमारे सेशंस हैं वो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जिन पर्यायों की बात करने वाले हैं, आने वाले समय में हम जिन जिन विकल्पों पे बात करने वाले हैं, वो सभी के सभी जो है आपके एनजीओ दर्पण से स्टार्ट होते हैं। अगर आपके पास एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन है तो आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आने वाले सेशंस आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। तो जिन भी साथियों ने अपना जो है एनजीओ दर्पण पोर्टल पर नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन अभी तक अगर नहीं लिया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। जिस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन बताए गए थे, उस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना अनिवार्य है। अगर उस तरीके से, उस पैमाने पर आप अपनी संस्था का एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो आने वाले सेशंस में आपको बहुत सारी कठिनाई आने वाली है। आज जिस सेशन की हम बात करने वाले हैं, मैं उसके लिए आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एक बार आप सभी लोग ध्यान दें। यस, आई थिंक सो कि आप सभी लोगों तक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिएगा, जो कि मैं समझ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर हो रही है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ई अनुदान रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए हमें जनरली अपने गूगल डैशबोर्ड पर आना है। गूगल डैशबोर्ड पर आने के बाद आप डायरेक्टली ई डैश अनुदान टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप ई अनुदान टाइप करते हैं तो आपके पास गूगल सर्च, आपके पास गूगल सर्च कुछ इस प्रकार से दिखाता है। याद रखिएगा, यहां पर हमें किस डैश पर जाना होता है ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नाम से काफी सारी फेक वेबसाइट, फेक पोर्टल्स भी चल रहे हैं। तो वहां पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब भी आपको ओरिजिनल साइट पर जाना हो, आप ई अनुदान रजिस्ट्रेशन पूरा टाइप कर दीजिए। पूरा टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आती है, जिस पर आपको होम ई अनुदान लिखाएगा, grantsmsji.in के बारे में ध्यान देते रहिएगा। grantsmsji.in पर जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुला होता है। इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहला जो आपको एक डिस्प्ले मिलता है, वो डिस्प्ले मिलता है मन की बात का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काफी समय से जो है मन की बात सेशन को, जब से इन्होंने कार्यकाल संभाला तब से मन की बात सेशन को लेके चलते आ रहे हैं। और इस सेशन में किस संबंधित विषय पर बात की जाए, उसके लिए आप लोगों से आइडियाज और सजेशन लिए जाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे समय में आप अपना जो सजेशन है वो जरूर दर्ज करें।
हम लोग बात करते हैं कि संस्थाओं के लिए बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, संस्थाओं के लिए ग्रांट नहीं आ रही हैं, सरकार तक हम आवाज कैसे पहुंचाएं। ये सबसे बड़ा माध्यम आपके सामने। आपको जो नंबर दिया गया है, इस टोल फ्री नंबर को डायल करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना सजेशन जो है वो टाइप कर सकते हैं। इन सजेशंस के अंदर हमें चीजें क्या क्या देनी है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है। बहुत सारी हमारी संस्थाएं फील्ड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कार्यरत होती हैं, एक्टिव होती हैं। उन संस्थाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी वो संस्थाएं आसपास के यानी कि 15 किलोमीटर के दायरे में अगर उनके यहाँ कोई टोल लग रहा है तो उस टोल पर उनका कोई शुल्क ना हो। और वहां पर जो वीआईपीज एंट्री होती है, वीआईपीज एंट्री का मतलब क्या है कि टोल गेट पर एक लंबी लाइन होती है। ऐसे में टोल की एक अलग से व्यवस्था होती है वीआईपी लाइन के लिए, या फिर जो आपकी एम्बुलेंस होती है इनको रास्ता देने के लिए एक सर्कल, एक लाइन अलग से छोड़ी गई होती है। तो संस्था वाले जब भी निकलते किसी पर्याय में निकलेंगे, किसी जरूरत में निकलेंगे, हो सकता है किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए निकले, हो सकता है किसी गंभीर रूप से ग्रसित व्यक्ति की हेल्प के लिए निकले, हो सकता है उनके पास भी किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति का फोन आया हो। तो ऐसे में संस्थाएं जब उस रीजन को पार करती हैं तो संस्थाओं को बार बार टोल देना पड़ता है। तो एक निवेदन आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं ने देश में अपनी क्या प्रतिबिंब छोड़ा है, हमने देश सेवा के अंदर क्या क्या खेती या जो है देशव्यापी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लेके आने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रही हैं, इस बात की ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए हम इस विकल्प का बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई इस एड की जो आपके सामने यहाँ पर शो होता है। इसको आप यहाँ से जो है डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसको आप हटाएंगे नहीं तब तक आप अपने ई अनुदान डैशबोर्ड पोर्टल पर एक्टिव नहीं हो पाएंगे। अब ई अनुदान डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ विकल्प दिखाई देते हैं। इस विकल्प में पहला आता है होम का। होम पेज पर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं मैं आपको पहले वो शो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी होम पेज पर हैं। इस होम पेज पर आने के बाद थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर विकल्प मिलता है व्हाट इज न्यू का, कि नया क्या कुछ आया हुआ है। अगर हम नई ग्रांट्स की बात करें, हम नई योजनाओं की बात करें, तो हमें यहाँ पर सारी चीजें शो होती हैं। कैसे शो होंगी? सबसे पहली नई चीज हमें जो शो हुई है वो क्या है? स्टेटस ऑफ रिजेक्टेड प्रपोजल्स रिसीव फॉर सेटिंग अप डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर। यानी कि हम जिला नशा मुक्ति केंद्र जो स्थापित करते हैं उसकी कुछ एप्लीकेशंस मांगी गई थी लास्ट कुछ समय पहले। तो उसमें से कौन कौन से जो प्रपोजल्स हैं रिजेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। नीचे वाला लिंक दूसरे पर अगर हम बात करें, applications are invited for online submission of second installment of ongoing IRCA, ODIC and CPLI proposals under NAPDDR, National Action Plan for Drug Demand Reduction। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कह लीजिए चाहे नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कह लीजिए, ये लगभग सेम रहती है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि वो पर्टिकुलर डी एडिक्शन सेंटर है यानी कि नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, इसके अंदर आपको बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी मिलती हैं, जैसे जागरूकता अभियान मिलता है आपको, अदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं इसमें आपको। आप नशा मुक्ति केंद्र भी खोल सकते हैं, आप जो है और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उसमें जिन संस्थाओं को ग्रांट प्राप्त हो चुकी है या जिनके प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं उनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो भी आपने अपना प्रपोजल दिया था उसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपना बजट वहां पर जो है अपना पेश कर देना है। तो यहाँ पर आप अगर पहले से वर्क कर रहे हैं तो आप अपने प्रपोजल्स को जो आपने खर्चा किया इस साल उसका पूरा एक्शन प्लान यहाँ पर आप अपना ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर अपना सेटअप दे सकते हैं। और अगली जो आपकी ग्रांट है आपकी जो अगली इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई ग्रांट एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अंदर हम माइलस्टोन सेट करते हैं कि पहले वर्ष हम इतना काम करेंगे, इतना बजट खर्च हो जाएगा, दूसरे वर्ष हम इतना काम करेंगे, इतना बजट लग जाएगा, तीसरे वर्ष हम इतना काम करेंगे, इतना बजट लग जाएगा। तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी आनी है ये उसका बजट है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसके लिए एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में देखिए यहाँ पर हमें बताया गया था कि अनुदान पोर्टल जो है दोबारा स्टार्ट किया है, रीओपनिंग हुई है। किसके लिए? आईपीओपी, अव्यय और आईपीएसआरसी। ये अव्यय योजना क्या है? अटल वयो अभ्युदय योजना, यानी कि वृद्ध लोगों के लिए जो वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं
उनके लिए ये योजना चलाई जाती है। IPSRC, इंटेलेक्चुअल प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हम स्कीम्स चलाते हैं, IPOP के अंदर भी वही स्कीम्स चलती हैं। यानी कि बुजुर्गों से संबंधित आप जो भी एक्टिविटीज करें, चाहे आपके यहाँ पर वृद्धाश्रम चल रहा हो, या आपके यहाँ पर शॉर्ट स्टे होम चल रहा हो, या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो आप वृद्धजनों से रिलेटेड आप जो है ऑपरेट करवा रहे हैं, उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और 2021, ध्यान रखिएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट फॉर एनुअल ईयर 2021, 20 एंड 21, 20 और 21 के लिए। जैसे अभी आपसे देखिए यहाँ पर, इससे पहले वाले में क्या मांगा गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए समय दिया गया आपको, किसकी, NAP DDR वाले के लिए। अब मान लीजिए समय निकल गया, हो सकता है कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, भाई काफी एप्लीकेशन नहीं आ पाई, जानकारी के अभाव में लोग नहीं भर पाए, तो या पोर्टल में कमी थी, कई बार साइट वर्क नहीं करती है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उसको रीओपनिंग कर देती है, यानी कि डेट को एक्सटेंड कर देती है। तो ऐसी ये डेट एक्सटेंड हुई है। 20-21 की जो ग्रांट है सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाली, वो उसके लिए री एप्लीकेशन मांगी गई थी अभी 8/1/2023 तक, यानी कि 8 जनवरी 2023 तक वो संस्थाएं यहाँ पर अप्लाई कर सकती थी। तो इस प्रकार से जो जो स्कीम्स निकलती हैं, जिन जिन ग्रांट्स के लिए हम आवेदन करते हैं, वो सारी स्कीम्स हमें यहाँ पर नजर आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कम प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिरेक्शन सेंटर, DDAC वाला ही है सेम ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिरेक्शन सेंटर खोलने के लिए जो इन्विटेशंस मांगे गए थे, उसके लिए यहाँ पर जो है पर्टिकुलर गाइडलाइन दी हुई है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इंग्लिश गाइडलाइन, तो यहाँ पर आप इंग्लिश गाइडलाइंस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। NAP DDR के लिए पिछली हो चुकी है, देखिए रिवाइज गाइडलाइन जो 3/8/2022 को जो है लॉन्च हुई थी, उसके बारे में दिया गया है। इन्विटेशन एप्लीकेशंस फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंसेस ड्रग अब्यूज के लिए। तो ड्रग अब्यूज से रिलेटेड जो ग्रांट्स आती हैं, जो आप लोग वर्क करते हैं ड्रग अब्यूज से रिलेटेड, उसके जो है नेशनल अवार्ड्स के लिए आप अपने आप को यहाँ से नॉमिनेट कर सकते हैं। आपने अच्छा वर्क किया हुआ आपके संस्था में, उसके लिए आप यहाँ पर अवार्ड की गाइडलाइन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। NPSRC की एक अम्ब्रेला स्कीम चलती है, वो आप जो है यहाँ से इसका पूरा स्ट्रक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक्शन प्लान पढ़ सकते हैं। यहाँ से 22-23 का एक्शन देखिए, यहाँ पर NAPSRC का एनुअल एक्शन प्लान 2022-23 यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी आपको ना, अब 23-24 का चला करेगा आपके सामने। तो इस प्रकार से आप सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इनको पढ़िए, इनसे पता लगता है आज आप काबिल नहीं है, कोई बात नहीं, कल जब आपकी संस्था इन ग्रांट्स की एप्लीकेशन के लिए काबिल हो जाएगी, तो बहुत सारी जानकारी, एटलीस्ट 30% जानकारी आप इन गाइडलाइंस को पढ़ के सीख चुके होंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं। मैं जब इस ग्रांट के लिए अप्लाई करूँ, तो मुझे बेसिक मेरी तैयारियां क्या क्या करनी होंगी, या मुझे कैसे चलना होगा आगे, तो ये चीज आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट साइट जितनी भी बताई जाती है, चाहे वो NGO दर्पण की है, अनुदान की है, इनको विजिट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली विजिट की एक आदत डाल दीजिए, याद रखिए, वीकली विजिट की एक आदत डाल दीजिए। जितनी भी संस्थाएं हैं, जो प्री एक्टिव हैं वो वीकली, और जो बिल्कुल लगता है कि अभी हम न्यूट्रल हैं, यानी कि अभी हम नए हैं, बिल्कुल नए पैदा हुए, हमें तो सीखना है अभी, तो जो सीख रहे हैं, कोशिश कीजिए हर तीसरे दिन आप इन साइट्स को जरूर विजिट करें। तो ये आपकी जो है एक आदत बना लीजिए। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर जो है पायलट प्रोजेक्ट था जो गरिमा गृह का, उसके लिए आवेदन मांगे, तो जो भी आपकी जो नई नई इंटीमेशन आती है, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हुआ करेंगी, वो सारी यहाँ पर आपको मिला करेंगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंदर आती है। यहाँ पर हमारे पास देखिए दूसरा ऑप्शन था स्कीम का। मैंने यहाँ पर स्कीम पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये सारे स्कीम्स आ जाती हैं। इन पर्टिकुलर स्कीम्स में एप्लीकेशन लगाने के लिए अनुदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो जाता है। कौन कौन सी स्कीम है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, NAP DDR, अटल वयो अभ्युदय योजना, अव्यय, ठीक है जी, जिसके बारे में हमने बताया था कि वृद्ध लोगों के लिए होती है। तीसरा, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो ये इसको नाम दिया गया, इस पूरे शब्द को आप पढ़ेंगे, पूरी लाइन को आप पढ़ेंगे, इसके फर्स्ट लेटर को उठा लीजिए, तो इस श्रेष्ठ स्कीम बन जाती है। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्कूल्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो श्रेष्ठ स्कीम के अंदर, जो कि SC वेलफेयर के लिए चलाई जाती है, यानी कि जो कम्युनिटी SC और ST से बिलोंग करती है, उनकी रेजिडेंशियल जो है एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पर आप चला सकते हैं, अपने यहाँ पर बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं, उसके लिए ग्रांट आप डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके लिए यहाँ से ये मान के चलिए, ये एक अंधा खाता है जहां से आप सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। चलाना आपको आना चाहिए, हिंट देना हमारा काम होता है, ठीक है। आप अपने यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां पर आप SC ST स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ग्रांट यहाँ से आवेदन करते रहिए।
इतना तो ऑलरेडी संस्थाएं कर सकती हैं। एक टीचर को आप भी सब जानते हैं, एक प्राइवेट टीचर को तनख्वाह मिलती कितनी है, 2-4-5 हजार रुपए। इतना कोई भी संस्था मंथली मेंटेन कर सकती है। और यहाँ पर अगर आप 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ग्रांट अप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा लमसम अमाउंट यहाँ से आप जो है ग्रांट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो रास्ता बताना दिखाना मेरा काम है, चलना आपका काम है। असिस्टेंस टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर आप ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ओबीसी से रिलेटेड जो आप स्कीम्स चलाते हैं, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड कर रहे हो, मोस्टली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सामाजिक न्याय विभाग होता है तो वो मोस्टली होता है आपके एजुकेशन से रिलेटेड, या आप जो मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल चलाते हैं उनसे रिलेटेड, या विकलांगों से रिलेटेड, वृद्धों से रिलेटेड। तो ऐसी कोई भी स्कीम जो ओबीसी से रिलेटेड हो, आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसकी ग्रांट एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट, FCS-FSO। तो फ्री कोचिंग स्कीम यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था आपको कि कोचिंग आप चलाइए, एससी और ओबीसी के बच्चों को फ्री पढ़ाइए और यहाँ से अपनी ग्रांट ले लीजिए। ये करना आपका काम है, रास्ता मैंने आपको बता दिया है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, स्माइल की स्कीम चलती है। जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, उनको बिजनेस सेटअप जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, कि उनके जीवन को सेट करने के लिए हम उनको जो स्वरोजगार की ओर बढ़ाते हैं या इस प्रकार का हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, तो स्माइल स्कीम काफी बेहतरीन स्कीम है। इसके अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं जो है ग्रांट ले भी रही हैं आज के समय में, कुछ लोग तैयारी में भी हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि इन सभी ग्रांट्स के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं अपना। बस आपको देखना होगा कि अभी पर्टिकुलर कोई ग्रांट एप्लीकेशन खुली हुई है या नहीं खुली हुई है। समय समय पर खुलती रहती है, साल में 2 बार पोर्टल जरूर खुलता है हर एक ग्रांट एप्लीकेशन के लिए। चेक करना आपका काम है। मैंने आपको तरीका बता दिया। हर तीसरे दिन या 7वें दिन आप साइट को हमेशा विजिट करते रहिएगा। चलिए जी, नीचे हम बात करते हैं दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन इन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं, चाहे आप दिव्यांग स्कूल चला रहे हैं, मानसिक मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल चला रहे हैं, आप गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल चला रहे हैं, आप उनसे संबंधित कोई भी रिहेबिलिटेशन वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनको कृत्रिम अंग देने के लिए, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको कृत्रिम अंग देने के लिए भी ग्रांट स्कीम यहीं से अप्लाई होती है। और यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपको, असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर द परचेज या फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लीकेशंस, ADIP स्कीम है। इसके माध्यम से आप देखिए, अब बहुत सारी संस्थाएं सोचती हैं कि यार मैंने एक ऐड देखा था कि वहां पर कृत्रिम अंग बांटे जाएंगे फला तारीख को। आपने सुना जरूर, लेकिन आपने कभी प्रयास किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें स्कीम के बारे में नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? कारण क्या होता है, आप अपने यहाँ पर जितने भी ये डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं इनके रजिस्ट्रेशन की लाइन ओपन कीजिए। पहले आप स्कीम पे जाइएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या डाटा मांगा गया है। वो डाटा आपको ऐसे पर्सन से कलेक्ट करना है। इतने पर्सन से जब आपका डाटा कलेक्ट हो जाता है, 100, 150, 200 लोग हो गए, उसको यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ आपके हर जिले के अंदर एक सामाजिक न्याय विभाग होता है, वहां जाकर अपनी संस्था के लेटर हेड पर एप्लीकेशन लगाकर आप वहां पर जाकर सबमिट कराइए कि फला फला व्यक्ति को ये हमने उनका डाटा कलेक्ट किया हुआ है, बेनिफिशियरी के रूप में ये अंग हमें वहां पर बंटवाने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये डिपार्टमेंट वहां आता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी लेकर आता है, क्योंकि जब आप इस चीज को मोनेटाइज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे में जो लोकल कंपनियां होती हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं और कंपनियों की पहुंच अच्छी होती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां 150 अंग आपके पास आ रहे हैं, 150 अंग वो अरेंज करवा देते हैं। तो इसलिए संस्थाएं जो खुले रूप से बोर्ड लगाती है, फला दिन हमारे यहाँ पर जो है कृत्रिम अंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जिन बेनिफिशियरीज ने अपना नाम नॉमिनेट कराया हुआ था वो तो आते हैं, और साथ साथ कुछ लोग और भी हैं जो अपना बेनिफिट यहाँ से ले लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, ये एक्टिविटीज आपको स्टार्ट करनी चाहिए सभी संस्थाओं को, बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम बात करें तो शायद एक स्कीम यहाँ पर जो है अभी अपडेट नहीं हुई है स्कीम के अंदर, जो गरिमा गृह के नाम से चलती है, यानी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, वो भी इसी साइट पर अपलोड होता है। ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो एक स्कीम और रह जाती है यहाँ पर। चलिए मैं अंदर अब हम पोर्टल के अंदर चलते हैं और वहां चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं,
कैसे इसमें आगे बढ़ना होता है हमें। यहाँ पर हम बात करते हैं डाउनलोड्स की। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास हमारी स्क्रीन पर दिखता है वो डाउनलोड्स का होता है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली चीज है, शायद आपको होम पेज पर ही रख रहा है अभी तो, क्योंकि सारे डाउनलोड्स के ऑप्शन यहीं पर दिए गए हैं। हाउ टू अप्लाई, हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। मैं एक बार आपको वापस चीजें दिखा देता हूँ। डाउनलोड्स पर हम चलते हैं एक बार, और डाउनलोड्स पर चलने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारा जो है इंटरफेस रहता है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो नीचे अपलोड हो जाती हैं, तो मैं एक बार चाहता नहीं कि कोई भी चीज छूट जाए। यहाँ से आप जो है ये देखिए, यहाँ पर फेसबुक पेज, यूट्यूब और ट्विटर के आपको लिंक दिए गए हैं। यहाँ से आप इनको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। यानी कि सरकार जब भी कोई योजना निकालेगी तो जिन सोशल मीडिया साइट्स पर आप जुड़े हुए हैं उन सभी सोशल मीडिया साइट्स पर जो है आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर फॉलो अप का पेज ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, तो इसको यहाँ से आप डायरेक्टली फॉलो अप कर सकते हैं। ट्विटर पे जाके आप डायरेक्टली जो है इसको यहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इनका कोई यूट्यूब चैनल अगर दिया हुआ तो इसको डायरेक्टली आप जाके वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से पिछली योजनाएं देख देख कर और बहुत सारी चीजें आपको जो है यहाँ से सीखने को मिल जाती हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और संस्थाएं क्या क्या कर रही हैं इस डिपार्टमेंट से ग्रांट लेकर, कैसे कर पा रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिल जाती हैं। चलिए जी, अब हम बात करने वाले थे हाउ टू अप्लाई पर। क्लिक करके देखते हैं एक बार, थोड़ा सा शायद सिस्टम स्लो है। चलिए जी, हाउ टू अप्लाई पर मैंने क्लिक किया, शायद इंटरफेस अभी चेंज नहीं हुआ किसी प्रकार से, तो डायरेक्टली पेज पर लेके जाता है। जैसे हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये इनका बटन अभी काम नहीं कर रहा है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर, डैशबोर्ड, बीओ यूजर और कॉन्टेक्ट। बीओ यूजर हमारे काम का नहीं है, याद रखिएगा। बीओ यूजर पे कभी भी आपको क्लिक नहीं करना। बीओ यूजर पे कभी भी आप रजिस्ट्रेशन मत कर दीजिएगा गलती से, नहीं तो आपका जो संस्था का रजिस्ट्रेशन है एनजीओ दर्पण पोर्टल पर वो भी कैंसिल हो जाएगा और आप बीओ भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ जो एंटोनमस बॉडी होती है केवल वही बन पाती है बीओ पर। डैशबोर्ड हमारे सामने ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए हम चलते हैं रजिस्टर पर। रजिस्टर पर जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। रजिस्टर योर एनजीओ, आप अपने एनजीओ को यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर फ्री कोचिंग, अगर आप कोचिंग चला रहे हैं एज इंडिविजुअल भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी संस्था अगर कोचिंग चलवा रही है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपना, और आप जो है ग्रांट एप्लीकेशन अपने यहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं हम, रजिस्टर योर एनजीओ पर। रजिस्टर योर एनजीओ पर आते ही हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। क्या बताया जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। प्रियर टू रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल ऑफ ई अनुदान ऑन MSCI, it is mandatory for every NGO to register first at NGO दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए ई अनुदान आपकी जो एनजीओ दर्पण आईडी है, यूनिक आईडी है आपकी जो, वो आपके पास होना अनिवार्य है। सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन NGO have to submit the unique ID, NGO unique ID and PAN of the organization. Common registration detail of the organization available on NGO portal will automatically be auto-filled on non-editing mode. यानी कि एनजीओ दर्पण पोर्टल में जो आपने जानकारी भरी हुई है वो जानकारी नॉन एडिटिंग मोड पर ऑटोमेटिकली ये पोर्टल उठा लेगा। जैसे ही आप इसको अपनी एनजीओ दर्पण आईडी देंगे या फिर अपना पैन नंबर देंगे तो डाटा अपने आप उठा लेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके एनजीओ दर्पण पोर्टल पर अगर आपने कोई भी कमी छोड़ दिया, यानी कि मान लीजिए आपकी कार्यकारिणी चेंज हो चुकी है, आपका अध्यक्ष चेंज हो चुका है, सदस्य कोई चेंज हो गया है, तो पहले वहां जाकर उसको अपडेट कर लीजिए। वो अपडेट करने के बाद यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, याद रखिएगा। और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपना एनजीओ दर्पण पोर्टल को हमेशा मेंटेन करते रहें, क्योंकि वही डाटा आपका ये अनुदान पोर्टल उठा के लाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सारी चीजें पास हो जाए, ग्रांट सब पास हो जाए, लास्ट में पता लगे जी आपकी कार्यकारिणी चेंज हो चुकी है लेकिन आपने पोर्टल पे हमें गलत जानकारी दी हुई थी, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आप जो है आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर रूप से बताया हुआ है कि a few details like username and passwords and the scheme etc are required to be submitted by NGO। जो आपके यूजर आईडी होते हैं, पासवर्ड होते हैं, ये आपको भरने होते हैं। बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक उठा लेता है ये पोर्टल आपके एनजीओ दर्पण पोर्टल से, और वो नॉन एडिटिंग मोड पर होती है, यानी कि उनको आप खुद एडिट नहीं कर पाएंगे। टेक केयर ऑफ ऑल इनपुट फील्ड मार्क विद जो है कंपलसरी साइन, ठीक है जी। जो मैंडेटरी साइन आपको दिया जाता है जहाँ पर स्टार लगा होता है, उन सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑन दिस पोर्टल नीड्स टू बी डन ओनली वंस, एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर। एंड जो है जब आपको द एनजीओस हु हैड रजिस्टर्ड अर्लियर ऑन दिस पोर्टल नीड टू
रजिस्टर नोट नीड टू रजिस्टर, जो पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता इस पोर्टल पे नहीं है। यानी कि सिर्फ एक ही बार आपको अपनी पूरी लाइफ में आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होता है। आपको जैसे ही who have registered multiple times and have multiples login and user ID will be shown all login accounts. NGO would select only one login and user ID account to keep it active in future. अगर आप गलती से डबल बार लॉगिन हो चुके हैं, डबल बार आप जो है अपनी आईडी बना चुके हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। केवल एक ही एक्टिव आईडी और पासवर्ड आपका जो है फ्यूचर के लिए रहेगा, आपकी संस्था को यहाँ पर एक्टिव रखने के लिए। जो भी ऑल अदर अकाउंट्स होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे, या फिर ऐसे समय में आपके पास जो है डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की स्थिति में आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है, याद रखिएगा, अगर आप डबल रजिस्ट्रेशन मारते हैं तो। चलिए जी, फॉर अपडेटिंग एनी एनजीओ रजिस्ट्रेशन डिटेल इन ई-अनुदान पोर्टल, ई-अनुदान इट इज टू बी अपलोडेड फर्स्ट एट एनजीओ पोर्टल। याद रखिएगा, किसी भी जानकारी को अगर यहाँ पर आपको नया अपलोड करना है तो सबसे पहले आपको वहां एनजीओ दर्पण पोर्टल पर अपने आप को अपडेट करना होगा। अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन इन एनजीओ दर्पण at the time of login at e-अनुदान would enable NGO to update the profile details। तो अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन होता है एनजीओ दर्पण पोर्टल पर, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और इन केस ऑफ एनी रिलेटेड क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी रहती है इस डिपार्टमेंट से, तो आप उसको support.ngo-msje@nic.in पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं अब प्रोसीड पर क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुल के आता है। जैसा कि हमने हाउ टू रजिस्टर फॉर ई-अनुदान पोर्टल, आपको हमने पहले एक वीडियो दी हुई है, उसमें हमने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी यूनिक आईडी डालनी होती है, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना होता है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ये नीचे वाला जो कैप्चा है इसको यहाँ पर फिल कर देना होता है। फिल करते ही आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पर। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने एनजीओ दर्पण के समय पर रजिस्ट्रेशन किया था, एनजीओ दर्पण के समय जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाइड हो जाते हैं और पोर्टल आगे बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पर ओटीपी डालते हैं तो सेशन हैज बीन टाइम आउट, या ये सेशन बैक हो जाता है। तो याद रखिएगा, वही ओटीपी जिसको अभी तक आपने यूज नहीं किया है, वो सेम ओटीपी आपको जो है दोबारा यूज में लेना होता है। कैसे लेना होता है? आपके सामने वापस यही पोर्टल खुला होगा, आप यूनिक आईडी भरेंगे, आप पैन भरेंगे। पैन भरने के बाद अगर आप पहले से जो है लॉग आउट हो गए थे या सेशन टाइम आउट बता दिया गया था आपको, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हैव यू रिसीव्ड एन ओटीपी टुडे, क्या आपने आज कोई ओटीपी रिसीव किया है? तो आप इसको करेंगे यस टिक। यस टिक करते ही ये ऑप्शन आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर वही वाला ओटीपी आपको वापस भरना है, ये वाला कैप्चा आपको वापस यहाँ पर भर देना है, और फिर आप इसको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल खुलकर आ जाएगा। अगर कोई संस्था ऐसी है जिन्होंने एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन कर रखा हो लेकिन ई अनुदान रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो मुझे एक बार जो है हैंड रेज करके बता सकती हैं। मैं अभी इसको जो है आपको लाइव एक डेमो करके दिखा देता हूँ। किसी भी संस्था ने जिन्होंने एनजीओ दर्पण कर रखा हो लेकिन ई अनुदान नहीं किया हो, वो मुझे एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरित विकास परियोजना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरित विकास परियोजना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जांगड़े जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। राजकुमार जांगड़े जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। राजकुमार जांगड़े जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई नहीं, नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा सभी संस्थाओं के पास, तो इस पे आपको जो है इस प्रकार से आपको जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। अब आपको अगर जैसे बैक जाना है हमारे लॉगिन पोर्टल पर, मैं आपको बैक ले चलता हूं, एक बार अंदर से आपको पोर्टल विजिट करा देता हूं।
अब मैं आपको अंदर से पोर्टल विजिट करवा दे रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बैक हो रहा हूँ। मैं यहाँ पर फिर से एक बार बैक हो रहा हूँ। क्यों बैक हुआ? यहाँ पर काफी लोगों को दिक्कत आती है, सर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है, देखिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें ये चीज जरूर चेक कर लीजिए, ऊपर रजिस्टर्ड एनजीओ लॉगिन, अगर ऊपर ये लिखा हुआ है तो ही रजिस्टर कीजिए। कई बार क्या होता है, यहां पर लिखा आता है रजिस्टर्ड बीओ लॉगिन। हम कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता, हम गलती से बीओ पर क्लिक कर देते हैं, और बीओ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन होता है कई बार, रजिस्टर्ड बीओ यूजर लॉगिन। तो अगर आप रजिस्टर्ड बीओ पर क्लिक करते रहेंगे, करते रहिएगा, आप लॉगिन हो ही नहीं पाएंगे। आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन बाय रजिस्टर्ड एनजीओ। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके सामने पर्टिकुलर रूप से बता देगा कि यहाँ पर आपका जो है एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ लॉगिन होना है। नीचे कैप्चा आपको फिल करना है और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो गए आप। लॉगिन होने के बाद आपको अंदर से पोर्टल चेक करवा देता हूं किस प्रकार से हमारा पोर्टल रहता है। ये हमारा पोर्टल है। पोर्टल पर आने के बाद हमारे पास यहां पर आती है अपडेट रिक्वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर होती है अपडेट रिक्वेस्ट। जब भी आप एनजीओ दर्पण पोर्टल पर कोई भी चीज अपनी अपडेट कर रहे हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि वो चीज मेरी ई-अनुदान पोर्टल पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए या मुझे अपडेट करनी है, तो आप अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी होता है उस पर एक ओटीपी जाता है। जैसे ही आप वो ओटीपी फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आप अपना पोर्टल पर जो है एडिट कर सकेंगे। पहली चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता जा रहा हूं, यहीं पर आपका लॉग आउट का ऑप्शन होता है। यहां से आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस साइट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए जी, अब आपके सामने वेलकम डैशबोर्ड पर नाम होता है आपकी संस्था का। याद रखिएगा, संस्था का नाम ऑटोमेटिकली वही उठेगा जो आपके एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड था। पहला ऑप्शन होता है हमारा, राइट हैंड साइड में आइएगा, पहला ऑप्शन होता है नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रांट आवेदन किया था तो उसके लिए आप यहां से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर आप जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने लिस्ट आ जाती है। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एनजीओ, अगर आपकी एनजीओ के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन सबमिटेड की गई थी तो वो यहाँ पर आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं। तीसरा होता है यहाँ पर ऐड स्कीम का ऑप्शन। ऐड स्कीम के अंदर ध्यान रखिएगा, इसको बार बार आपने चेक करते रहिएगा। काफी सारी स्कीम्स आपकी ऐड नहीं होती हैं, रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद नहीं होती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड स्कीम हमारी कौन कौन सी है, एडीआईपी है, डीडीआरएस है, ड्रग्स की है, आईपीओपी है और एससी वेलफेयर की है। यहाँ 5 स्कीम तो हमें दिख रही है, लेकिन अभी स्माइल जो स्कीम है वो एडिड नहीं है यहाँ पर। तो इसको कैसे एडिट करेंगे, मैं यहाँ पर आया, मैंने स्माइल पर क्लिक किया। स्माइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मुझे एरो का जो निशान दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो गई और हमारे रजिस्टर्ड स्कीम में पहुंच गई। क्लियर है सभी को? हम श्रेष्ठा हमारे पास नहीं थी अवेलेबल, हमने श्रेष्ठा पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये हमारे पास श्रेष्ठा भी एड ऑन हो गई। हम चाहते हैं कि हमें ड्रग्स पर काम नहीं करना है, तो इसको जो है हम रिमूव कैसे करें, चलिए वो हम बाद में बताएंगे। पहले मैंने आपको अवेलेबल एड स्कीम्स क्या बता दिया है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो आप यहाँ पर इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। पहले यहाँ पर एक साइन और आता था अनरजिस्टर करने का, तो शायद वो अभी अवेलेबल नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो स्कीम ऐड करना आप सीख गए, यहाँ पर अवेलेबल स्कीम में चेक कर लीजिएगा आपकी अगर कोई स्कीम ऐड ऑन नहीं हुई है तो। चलिए जी, इसको आपको क्या कर देना है, सबमिट। सबमिट करने के बाद आपकी स्कीम जो है सक्सेसफुली ऐड हो गई है, ऐसा आपके पास एक मैसेज आ जाता है। अब आपके पास इतनी स्कीम ऐड हो चुकी हैं। चलिए जी, हमें निकालनी है कोई स्कीम, हमें यहाँ से निकालनी है। हमें लग रहा है कि नहीं, हमें उस पर काम नहीं करना है। कैसे निकालेंगे,
रीसेट पर मार दीजिए। रीसेट पर मारते ही आपकी जो स्कीम्स हैं, नो चेंजेस इन स्कीम, रीसेट, रीसेट, नहीं ऑप्शन नहीं ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। हम अपनी स्कीम्स को ऐड ऑन कर चुके हैं। स्कीम ऐड ऑन करने के बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहला आता है स्कीम ऐड ऑन कर लीजिएगा। स्कीम ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास चौथा ऑप्शन जो होता है ऐड स्कीम के नीचे वाला, एंटर बैंक डिटेल्स, यहां पर हमें जाना है। यहां पर जाने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं। वो डिटेल्स हैं, आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा सिलेक्ट कर लिया। मुझे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पर जो है झज्जर सिलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ से मेरा बैंक का नाम पूछा गया है। अब मुझे पता भाई मेरा बैंक जो है कैनरा बैंक है, मैंने यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ब्रांच बतानी होगी। जैसे मैं भादुगढ़ के अंदर, तो मेरे पास भादुगढ़ ब्रांच है, लेकिन मेरी जो ब्रांच है उसका यहाँ पर कोड नहीं है अवेलेबल। अब देखिएगा यहाँ पर 2 ब्रांच दिखा रहा था केवल कैनरा बैंक की, भादुगढ़ और झज्जर। मैंने भादुगढ़ के अंदर सेलेक्ट किया तो मेरा जो आईएफएससी कोड है, मोस्टली जिन लोगों ने मुझे ट्रांजेक्शन करके उन्हें पता होगा, CRRB 009268 है, 009268, वो मेरा यहाँ पर नहीं है। तो मुझे कोई भी ग्रांट, कोई भी एप्लीकेशन मैं यहाँ पर करूंगा वो मेरी सक्सेस हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि मेरी यहाँ पर ब्रांच अवेलेबल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं ब्रांच चेंज कर दूं। अब मुझे बता रहा है कि सैनी भवन में, दिल्ली रोहतक रोड पर धर्मपुरा भादुगढ़ में एक ब्रांच है जिसका आईएफएससी कोड ये है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे बैंक में जाऊंगा, मैं मेरे बैंक में जाकर एक लेटर हेड पर एप्लीकेशन दूंगा कि मेरा जो खाता है वो इस ब्रांच में चेंज कर दिया जाए, ठीक है जी। और उसके लिए मैं वहां पर जो है जाकर अपना रीजन भी लिख के दे सकता हूँ, भाई मेरे पास जो है आपके आईएफएससी पोर्टल में या फिर हमारा जो एनजीओ ग्रांट पोर्टल है वहां पर आपकी जो ब्रांच है वो लिस्टेड नहीं है, तो आप मेरा खाता वहां ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस प्रकार से मुझे अपना खाता वहां ट्रांसफर करवाना होगा, तब मैं यहाँ पर जो है इन चीजों के फायदे ले सकूंगा। तो ये चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर देख के चलनी होती हैं। यहाँ पर आपको जो है अपनी स्कीम ऐड कर देनी है। मान लीजिए अभी हम मान लीजिए किसी भी स्कीम के बारे में अप्लाई करने जाए तो मैं यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्कीम को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मुझे अपना अकाउंट नंबर डालना है, री एंटर करना है अपने अकाउंट नंबर को, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करना है, मेरा सेविंग है, करंट है, वो चेक करने के बाद पैन नंबर ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी। ध्यान रखिएगा, बैंक के अंदर जो आपका ऑथराइज सिग्नेचरी होता है या ब्रांच का जो आपका ऑथराइज सिग्नेचरी है या आपकी संस्था का जो ऑथराइज सिग्नेचरी है, उनमें से किसी की भी आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बैंक की ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल भरनी हो। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, सॉरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, किसी की भी डिटेल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उनका पैन नंबर देना आपको, उनका आधार नंबर देना, और इसको फाइनल सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका बैंक जो है वो एड ऑन हो जाएगा। बैंक डिटेल एक बार अपडेट हो गई तो व्यू बैंक डिटेल, देखिए यहाँ पर व्यू बैंक डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखा देगा भाई आपका जो है फलाना बैंक अकाउंट यहाँ पर जो है एड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक हो चुका है। अब आप बात करते हैं नीचे वाले ऑप्शन की, मैप प्रपोजल टू प्रोजेक्ट लोकेशन आईडी। अब यहाँ पर मैपिंग होती है, ध्यान रखिएगा, ये मैपिंग काम आती है जब आप कोई प्रपोजल लगा देते हैं किसी स्कीम को, आप किसी स्कीम के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी मैप प्रपोजल आईडी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डेमो करके दिखा देता हूँ आपको। डिस्ट्रिक्ट झज्जर, फाइनेंशियल ईयर 22-23, यहाँ पर एक्नोलेजमेंट नंबर जिस स्कीम के लिए मैंने लगाना है तो उसका प्रपोजल का मुझे जो मेरा एक्नोलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा। स्कीम का नाम सेलेक्ट करना होगा, मेरी श्रेष्ठा की है, स्माइल की है, एफसीसी की है, एससी की है, डीआईपी, जो भी स्कीम है मेरी, और मुझे अपनी संस्था की यूनिक आईडी डालनी है और सर्च कर देगा तो मेरी यहाँ पर जो है मैपिंग शो कर देगा। अगर मैपिंग नहीं है तो मैं यहाँ से अपनी मैपिंग को अपडेट कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप सेंटर्स चला रहे होते हैं, वृद्धाश्रम, गरिमा गृह, आप दिव्यांग बच्चों का स्कूल चला रहे हैं, आप जो है बेगर्स के लिए आप जो है पुनर्वास केंद्र खोल रहे हैं, तो इस प्रकार के जब आप ये चीजें चलाते हैं तो उनकी लोकेशन मैपिंग होती है। तो वो लोकेशन मैपिंग के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए व्यू मैप प्रपोजल टू प्रोजेक्ट लोकेशन, जो जो आपने मैपिंग कर रखी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर देगा। चलिए जी, प्रोजेक्ट आईडी को यूज करते हुए कैसे आपको जो है एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके लिए आप यहाँ से यूजर मैनुअल को डाउनलोड करके इससे सीख सकते हैं।
अब बात करते हैं स्कीम्स की। जिस जिस स्कीम के अंदर ग्रांट एप्लीकेशन लगानी है वो सारी स्कीम यहाँ पर आपको शो होती रहेंगी। अगर आपकी यहाँ देखिए अभी 6 स्कीम शो हो रही हैं, अगर आपके में कम शो हो रही हैं तो आपको क्या जरूरत है, याद रखिएगा, ऐड स्कीम पर जाने की। अगर यहाँ पर 6 नीले ऑप्शन से कम दिखाई दे रहे हैं अभी की डेट में, जब मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको ऐड स्कीम पर जाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर आपकी जरूर कोई ना कोई स्कीम छूट गई है ऐड ऑन होनी, उसको आप यहाँ से ऐड ऑन कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और उसको आप जैसे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वो स्कीम्स की जो दायरे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये था सब कुछ ई अनुदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं, मैंने कुछ और चीजें बताई थी, जैसे आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो अनुदान जो आपका आता है, यानी कि 35% जो आपकी सब्सिडी आती है, वो आपको इसी पोर्टल के माध्यम से मिलती है। वो कैसे लेनी है, उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको कुछ चीजें शो आउट कर देता हूं। हमारे पास हमारा एनजीओ आईडी, देखिए यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो एक एनजीओ आईडी आपको यहाँ से भी मिलता है अनुदान पोर्टल से। तो ऐसे में जब आप बैंक के अंदर अपनी फाइल जमा करते हैं तो वहां से आपकी वो एनजीओ आईडी पूछता है, या फिर वहां पर आपसे जो है बैंक डिटेल पूछता है। तो आपको बैंक डिटेल अलग से भरने की जरूरत नहीं है, आप अनुदान पोर्टल के लिए अपनी एनजीओ आईडी का उपयोग कर सकते हैं। और आपकी जो गवर्नमेंट ग्रांट है, सब्सिडी है, कोई भी चीजें हैं, वो आप डायरेक्टली आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये एनजीओ आईडी आपको अपने हिस्सा उपयोग करनी पड़ेगी। तो एनजीओ आईडी का यहाँ से बहुत बड़ा यूज हो जाता है। ग्रांट्स, अनुदान, स्कीम्स, फंड्स, छूट, सहायता, किसी भी शब्द के लिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और स्पेशली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एमएसजी, वहां की सभी ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए आपका ई अनुदान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। काफी लोग पूछते हैं कि क्या ई अनुदान रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमारे पास 12 ATG होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी हम किसी गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आपको 12 ATG की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी भी ग्रांट आवेदन के लिए आपको 12 ATG रिक्वायर्ड नहीं होता है। जब भी आप किसी सीएसआर ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी सीएसआर ग्रांट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तभी हमें सिर्फ जो है 12 और ATG की जरूरत होती है, CSR 1 की जरूरत होती है। यहाँ गवर्नमेंट के वर्क के लिए ना आपको 12 की जरूरत है, ना ATG की जरूरत है, ना CSR 0 की जरूरत है। तो चलिए अब मैं अपने सेशन को यहाँ पर एंड करता हूं। और आज के इस सेशन से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरीज रह गई हो, कोई भी आपके प्रश्न हो, तो वो आप हमारे साथ अभी लाइव ले सकेंगे। मैं अब अपनी स्क्रीन को आपके साथ जो है स्टॉप कर दे रहा हूं फिलहाल यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। मगर अब जितने भी साथी सुन रहे हैं, इन्होंने बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि बीच में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं आई। पर इन साथियों से ये अनुरोध है कि सर इसको मैं आप जैसे ही आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे सर। जी हाँ सर। हाँ, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि कोई भी इसको फाइल करने से पहले, अपना आप करने से पहले, इसको जैसे भी यूट्यूब पे डलती है ना, तो 2 या 3 बार पहले अच्छी तरह सुने। आपने सुन लिया, आपको लगा होगा इजी, मगर इसमें थोड़ा सा समय में, प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। आप इसको संयम से करें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद आपको कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी चैनल वाला यूट्यूब पे आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी जो यादव जी ने इतनी डिटेल्स में आपको ये इंफॉर्मेशन दी है ना। अब हम 1 by 1 जो है क्वेश्चंस भी सर साथ साथ ले लेते हैं। प्राणी सेवा संगम, सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही थी शायद, अध्यक्ष महोदय अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्राणी सेवा संगम जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर मेरा ये जो ई अनुदान पोर्टल है उसका मेरा ये आईडी भी गलत बता रहा है। आपकी आईडी गलत बता रहा है, उस पर खुल नहीं रहा है मेरा। क्या दिक्कत आ रही थी उसमें? जी, आपने आईडी नोट नहीं की थी बनाते समय?
आईडी तो वो नोट किए थे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, जब हम इंटर मारे कोई दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक ले लिया क्या पता नहीं, उसी में कुछ गलत हो गया क्या, खुल नहीं रहा है। उसके बाद हमने ये अनुदान मिनिस्ट्री को मेल भी किए, तो उसने मांगा था कि ये दर्पण एनजीओ का आईडी हाँ। और जो बनाए थे पासवर्ड वगैरह वो हमको मेल करें। तो मेल करने के बाद भी फिर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, 2-3 बार मेल किए। अब ओके, इसका सुधार कैसे होगा सर? उसका सुधार कैसे होगा? मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, अभी आप सिस्टम पर लाइव है क्या? सिस्टम सर थोड़ा नेट स्लो चलने के कारण सिस्टम नहीं चल पा रहा सर। आप मुझे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बता सकते हैं जो आपने ई-अनुदान पोर्टल पर बनाई थी? जी, वो मेरा मेल आईडी था और पासवर्ड। नहीं, मेल आईडी नहीं सर। अनुदान पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी आईडी अलग से बनती है। ई अनुदान आईडी, सॉरी, ई अनुदान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय आपकी आईडी अलग बनी होगी, वो मुझे बता दीजिए अगर है आपके पास अवेलेबल तो। ये अनुदान का तो अच्छा सर, वो मिलता है तो हम आपको व्हाट्सएप करते हैं। आप बता रहे हैं कि आप जब लॉगिन करें तो गलत बता रहा है, तो लॉगिन तो तभी कर पाएंगे सर जब आपके पास आईडी और पासवर्ड होगा। हाँ जी जी। तो आईडी पासवर्ड क्या है सर आपने जो बनाया था? अच्छा से उसको हम आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं सर। चलिए जी, प्राणी सेवा संगम हो चुका आपका, आप हैंड रेज नीचे कर लीजिएगा सर। चलिए ठीक है। सक्षम संस्थान, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर जी। थैंक यू सो मच सर, इतनी यूजफुल जानकारी देने के लिए पहले तो। और मैं आपको यूट्यूब पे कई बार देखती हूँ, सुनती हूँ, और कई चीजें आपके चैनल के माध्यम से मेरे को सीखने को मिली। ऐसे तो मतलब एनजीओ के फील्ड में मैं काफी समय से काम कर रही हूँ, पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम पता होते हुए भी प्रोसेस नहीं समझ पाते थे कि आगे कैसे बढ़ना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने काफी कुछ सीखा है, उसके लिए पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज ये कि सर अभी आपने बताया था कि बेगर्स के लिए प्रोजेक्ट देते हैं ये लोग ये अनुदान के माध्यम से। जी, तो अभी हम राजस्थान स्टेट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट के साथ समाज कल्याण के साथ ये काम कर रहे हैं, तो क्या पैरेलली हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल करवा सकते हैं आप अप्लाई। ठीक है जी, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि सेंटर की तरफ से कुछ योजनाओं में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ एड ऑन्स मिलते हैं आपको, वो एड ऑन्स आपको जरूर मिल जाएंगे इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। ओके। शिव गोरक्ष एजुकेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। नमस्कार सर। नमस्कार शिवा जी। सर सबसे पहले तो बधाई हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर मेरा एक ये सवाल था, जो हमने ई अनुदान पोर्टल पे हमने शिव गोरक्ष एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से वो किया था। हाँ हाँ। लोग जब लॉगिन करते हैं तो सिर्फ शिव गोरक्ष एजुकेशन दिखाता है, जब पूरा नाम नहीं दिखाता उसमें। पूरा नाम नहीं दिखाता है। हाँ एक काम कीजिए सर, जब आप उसको चेक करेंगे ना, कई बार क्या जी होता है, नाम जब बड़ा होता है ना आपकी संस्था का, तो जी जी वो कई बार पूरा नहीं दिखाता है। या जी फिर आपका जो अनुदान रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, वहां एक बार चेक कीजिएगा आपकी संस्था का नाम पूरा फील्ड है कि नहीं है। वहाँ पूरा फील्ड है सर। वहां पूरा फील्ड है, यहाँ पर पूरा नहीं दिखा रहा है ना? यहाँ पूरा नहीं होगा सर। यहाँ पूरा नहीं दिखा रहा, तो मुझे एक बार ना आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक है सर। और चाहे तो आप मुझे अभी व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं एक बार लाइव सबको फिर दिखा भी देता हूँ, अगर कोई करेक्शन मैं होगा तो मैं यहाँ पर भी अभी लाइव कर देता हूँ। अभी कर देता हूँ सर। जी बिल्कुल लाइव, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अभी जस्ट, मैं आपको लाइव यहाँ पर काफी लोगों के सॉल्यूशन हो जाएंगे अगर ऐसे कोई टेक्निकल इश्यूज उनके साथ भी आ रहे हैं तो। इससे अभी संबंधित और भी किसी संस्था का कोई प्रश्न है क्या? जिन भी संस्थाओं का यहाँ पर कोई प्रश्न हो वो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। व्हाट्सएप लिंक नॉट वर्किंग। एक मिनट रुकिएगा सर, मैं आपके साथ व्हाट्सएप लिंक जिनके साथ काम नहीं कर रहा है, मैं एक बार ग्रुप में डाल देता हूँ वापस फिर से, क्योंकि कई बार क्या है, व्हाट्सएप एक समय तक ही ग्रुप के लिंक को एक्टिवेट रखता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है लिंक। तो मैं अभी आपके साथ जस्ट विद इन ए सेकेंड आपके साथ जो है अभी शेयर कर दे रहा हूँ सोशल मीडिया के सभी लिंक, जहां पर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को फॉलो अप कर सकते हैं, हमारे सभी वो लिंक जहां से आप अपनी वर्किंग्स को एक्टिवेट रख सकते हैं। हरित विकास परियोजना, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। जी सीमा जी बताइए। सर मैंने वो व्हाट्सएप कर दिया आपको। एक मिनट रुकिएगा सर।
चलिए जी, मैं एक बार लाइव शो कर दे रहा हूँ स्क्रीन आपके सामने। कोई दिक्कत तो नहीं सर आपका जानकारी लाइव शेयर करने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल। सर आपकी यहाँ पर कुछ करेक्शंस रह गई थी, सॉरी। सेशन एक्सपायर्ड और वापस लेते हैं लॉगिन को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास अब वापस खुल के आया तो बीओ ऊपर दिखा रहा है, रजिस्टर्ड बीओ यूजर लॉगिन। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा वापस आईडी पासवर्ड डालकर तो गलती बताएगा। मैं फिर से लॉगिन पे नीचे क्लिक किया मैंने, एनजीओ लॉगिन पर, और फिर वापस सर आपने मुझे जो भेजा हुआ है एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर भी वो गलत ना हो। और सर ये गलत है, गलत भेजा हुआ आपने शायद। SE है सर, SGE SGE। ठीक है जी, WS। बाकी सब सही है सर? बाकी सही है सर। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर हम लॉगिन ले चुके हैं, शिव गोरक्ष एजुकेशन। सर ये शो करता है सर। आपका संस्था का पैन नंबर बताइएगा सर। AALAS 9135L। ओटीपी आया होगा सर आपके पास। सर आपने आज लिमिट क्रॉस करी हुई है, शायद आपने ओटीपी पहले से लिए हुए हैं। आपने OTP लिया हुआ सर पहले? नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा सर लाइव आपका समस्या का समाधान, क्योंकि ओटीपी का लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है जी। तो मैं पर्सनली इसको जो है एक बार करेक्शन में देख लूंगा। ठीक है जी। अपडेट अकाउंट नहीं हो पाएगा, पेज पर वापस चलते हैं, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ कहाँ से क्या दिक्कत है। वैसे जैसे हम एड स्कीम्स पर गए, अभी स्कीम्स आपके साथ, यहाँ पर नेम ऑफ एनजीओ देखिए, यहाँ पर इतना ही नाम दिखा रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि कई बार क्या होता है लंबा नाम होता है, वहां बेशक शॉर्ट दिखा रहा होता, लेकिन यहाँ पूरा दिखाना चाहिए था इसको, तो यहाँ पर पूरा नहीं दिखा रहा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, और इसको हम अपडेट अकाउंट पर जाकर ही क्लिक कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी आपकी ओटीपी की लिमिट जा चुकी है। तो फिलहाल तो सर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल हम इस सेशन को जब दोबारा लेंगे तो आपसे मेरा निवेदन है कि कल आप ओटीपी मत लीजिएगा एक भी। कल मैं इसको आपको लाइव रिजॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है सर? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? अपने आप को अनम्यूट कर सर लीजिए बिल्कुल। जी। कल ठीक है सर, कल मैं इसको अनम्यूट कल मैं करके दिखाता हूँ। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम सर। किसी और साथी भाई का कोई प्रश्न?
हरित विकास परियोजना, जी बताइए सर। हरित विकास परियोजना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर जी। जी, जैसे कि हम सब डाल के ओटीपी मंगा के सब कर लेते हैं, पासवर्ड डाल के, उसके बाद लास्ट में जाके सक्सेसफुली नहीं लिखाता है। मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है आपका? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सर ऊपर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऊपर रेड कलर में कोई बॉक्स बना हुआ आता है? हाँ आता है सर जी। तो सर उसमें लिखा होगा आपकी एनजीओ डिटेल्स अपडेटेड नहीं है ना? नहीं नहीं, वो डिटेल सारा चीज आ जाता है सर जी। वो हैं? सब दोबारा दे, वो तो जैसे दोबारा एनजीओ आईडी मांगता है सर जी, दोबारा देते हैं उसमें, ठीक है। सब कुछ भर के लास्ट में जब करते हैं, पासवर्ड डालते रहो लास्ट में, कैप्चा भर के लास्ट में जब सक्सेसफुली नहीं होता है, जो लिखा था सक्सेसफुली वो नहीं होता है। सर वो आपके देखिए लाइव जो समस्या है, एक बार मुझे ना आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है जी। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इसमें ही सेशन में ही मैं आपको जो है लाइव उसका रेजोल्यूशन करके दिखाऊंगा सर, ठीक है जी। ठीक ठीक है, ओके ठीक है सर। अपना ट्रस्ट अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अपना ट्रस्ट अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो सर। जी शिवा जी। हाँ, ये मैं कह रहा था कि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सारे रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं फॉर्म वगैरह कोई भरता हूँ तो मेरा जो बंधन बैंक का अकाउंट है वो उसमें शो नहीं करता है सोशल मिनिस्ट्री में। सर देखिए मैंने आपको बताया था कि काफी जगह क्या दिक्कत आएगी आपको कि आपके जो बैंक है ना वो शो आउट नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप अपना ब्रांच सर चेंज कर लीजिए प्लीज, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हरिओम राजपूत जी, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। यस सर, मैंने सर आईडी पासवर्ड भेज दिया है आपको सर। क्या दिक्कत आ रही है सर उसमें? सर ई अनुदान करने पे लास्ट में दिखा देता है कि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा देता है सर, और लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है? हाँ तो सर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे इसलिए दिखा रहा है? सर हमने किया नहीं कभी। आपने कभी किया नहीं है? हाँ और आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है? सर आप पीसी पर ऑनलाइन है? हाँ सर ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। एक बार आपका सर मुझे आपके साथ वो शेयर कर दीजिए आपकी आपका, अगर नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप मुझे अपनी एनीडेस्क आईडी शेयर कीजिए सर। ये अनुदान चेक कर रहे सर, लगा रहे। Oppo One A5, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। Oppo A5 सर, आगे से ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने जूम पोर्टल पे, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपकी संस्था का नाम लिखा कीजिए। जो अननोन नेम होंगे उनको सर मौका नहीं मिला करेगा इंटरेक्शन का। सर सुनिए ना, उसको जैसे मेरा ओप्पो A5 है, उसमें नहीं सर, नाम बदल दीजिएगा। मेरे नाम को लिखूंगा तो वो दिखाएगा वहाँ। जब आप सर एक काम कीजिएगा ना, वापस आप जो है अनरजिस्टर कर दीजिएगा अपने आप को, और नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ, आप जब अपने जूम ऐप पर जाएंगे ना, हाँ जूम पर जाइएगा। जूम पर जाने के बाद आपको मैं अभी लाइव बता देता हूँ, आपके पास नीचे एक ऑप्शन होगा मोर का, है ना? मोर, हाँ 3 डॉट दिखाई देगी, उसके सबसे ऊपर देखिए, वहां पर आपको Oppo A5 दिखा रहा होगा, आपका ओप्पो वगैरह, है ना? नहीं, सबसे ऊपर में नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट नहीं, चार्ट नहीं सर, ऊपर मेल, कैलेंडर, व्हाइट बोर्ड ऐसा कुछ लिखा होगा, मीटिंग, कॉन्टेक्ट, टीम चैट। हाँ, मीटिंग सेटिंग है एक तो, मीटिंग वगैरह लिखा हुआ ना, सबसे ऊपर देखिए सर, आपका नाम दिखा रहा होगा, जहां पे आपकी मेल आईडी दिखा रहा है।
सबसे ऊपर आपको मेल आईडी दिखा रहा होगा आपकी। ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कोई नहीं, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, ठीक है जी। सर। मैं आपको इसका तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप अपना नाम रिसेट कर सकते हैं वहां से। जी बताइए सर, जी आज का सर, जी प्रश्न क्या है आपका? सर, मैं ये बोल रहा था कि मेरा जो एनजीओ है, जैसे 12ATG नहीं मिला है, 12ATG के बाद ही ये अनुदान रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे क्या? नहीं सर, मैंने बताया ना 12ATG की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। 12ATG की आवश्यकता नहीं है? नहीं 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 नहीं, ई अनुदान रजिस्ट्रेशन के लिए 12ATG की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप ई अनुदान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे गवर्नमेंट का फंड मैं ले सकता हूँ कुछ? हाँ, गवर्नमेंट के फंड के लिए 12ATG की आवश्यकता कहीं नहीं है आपको। जी सर, जी सर, ठीक है जी। जी सर। ओके, और किसी साथी भाई का कोई प्रश्न हो? और किसी साथी भाई का कोई प्रश्न हो? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी जो आपको मिली वो आपको पसंद आई होगी, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ इसी प्रकार की जानकारियां हम शेयर करते रहें। कल की अगर मैं बात करूं तो कल हम लोग बढ़ेंगे एक लाइव इंटरेक्शन की ओर। जो हमारे पास आज क्वेरीज आई थी, कोशिश करेंगे कल उनको लाइव सॉल्व करके दिखाने की, और साथ ही साथ हम कल बढ़ेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की ओर। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है, संस्थाओं के लिए वरदान है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, तो उसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं। तो जितने भी साथी भाई आज नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप लोग सूचना दे दीजिएगा। स्वदेश संस्थान, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। हेलो जी सीमा जी बताइए। ये सर मैं प्रिंस चंद्र स्वदेश ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ सर। मैं पूछना चाह रहा था सर ये कि अगर इसमें ई अनुदान में हम लोग ये सर अपने हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को यहाँ पे अनाथ आश्रम नहीं है एक भी सर, ये डाल सकते हैं क्या सर इसमें? सर डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना आप जो आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय विभाग है ना, जो सॉरी आपका सामाजिक न्याय विभाग का जो दफ्तर है, वहां एक बार जाइएगा, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा पहले आप। तो सर डिस्ट्रिक्ट में होती है? जी हाँ, जी बिल्कुल, जहां आपका डीसी ऑफिस मिलेगा ना, हाँ, कमिश्नर ऑफिस जहाँ पे होगा आपके जिले का, वहां आसपास ही आपको जरूर मिलेगा। डीसी या एसपी ऑफिस के आसपास मिलेगा आपको, कमिश्नरेट के आसपास। तो मतलब वहां बात करने के बाद मतलब इसमें हम डाल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले से अगर अपने विभाग को सूचना दे देंगे तो बेस्ट रहेगा, वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे इन चीजों के बारे में, है ना? ठीक है सर, बस थैंक यू सर। ओके, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और कल हम जो आज के हमारे कुछ सॉल्यूशंस रह गए हैं उनको मैं कल कोशिश करूंगा आपके सामने लाइव शो करने की, कैसे हम लाइव रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। ये सारी चीज आपको सिखाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और याद रखिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि लगभग 43 कंसल्टेंट्स ने द एनजीओ गुरु से परमिशन ली हुई है कंसल्टेंसी वर्क के लिए। तो आप अगर अपनी संस्था से संबंधित किसी भी प्रकार का आप कंसल्टेंसी वर्क करवाना चाहते हैं और आपको एक ऑथेंटिकेट कंसल्टेंट की आवश्यकता अगर है, तो आप हमसे, हमारी टीम का या हमारे जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है हमारे साथ, जो हमारे साथ फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट्स जुड़े हुए हैं, आप उनके नंबर्स हमसे ले सकते हैं और आगे आप उनसे अपना कंसल्टेंसी वर्क जो है करवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना किसी रूप में हमें कंसल्टेंट की आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किसी भी अनऑथराइज कंसल्टेंट के पास जाने से अच्छा है कि जो हमारे द्वारा वेरीफाइड कंसल्टेंट्स हैं, जो हमारे पास ऑथराइज कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाली हमारी जितनी भी ग्रांट एप्लीकेशंस रहेंगी, उन सभी ग्रांट एप्लीकेशंस में उन कंसल्टेंट्स के जो एक तरीके से ऐड कह दीजिए, उनका एड ऑन हम यहाँ पर जो है अपनी वीडियोस में जरूर शो करते रहेंगे। कौशल वेलफेयर सोसाइटी, बिल्कुल आपका प्रश्न दीजिए सर, और इसके बाद मैं प्रश्न नहीं ले पाऊंगा आगे। चलिए सर बताइए। सर आपने जो व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है ना जी, वो लिखना एक्टिवेट नहीं है, नहीं, वो एक्सपायर हो चुका रुकिए सर, रुकिए। मैंने आपको काफी कहा था लोग कि के मैसेज आ रहे बिल्कुल मैंने अभी आपसे जस्ट कहा था कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। और सर साथ में ना अपना जो मिर्जापुर में वर्कशॉप है उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए। काफी लोग ना कल क्वेश्चन में पूछ रहे थे, काफी लोग। बताइए क्या प्रश्न। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मिर्जापुर का जो वर्कशॉप है, ठीक है जी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो
लाइंस हैं वो खुली हुई हैं, और क्योंकि अभी हमने 5-7 दिन का गैप कर दिया उसके अंदर। कल्याण समिति, सर मैं आपको ना एक बार लिंक शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप का, चैट लिंक। 1 मिनट रुकिएगा, अब तो मेरे पास आ गया। मैं आपके साथ एक बार चैट बॉक्स में जो है फेसबुक और मीडिया प्रोफाइल्स के जो लिंक हैं वो शेयर कर दे रहा हूँ, तो उनको आप लोग जो है बिल्कुल वहां से आप महासंघ को फॉलो अप कर सकते हैं। काफी सारी गाइडलाइंस होती है। देखिए जैसे मैं आपको अभी लाइव, शायद आप मेरे अगर स्क्रीन को शायद आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं अभी, चलिए अच्छी बात है। काफी सारे एड ऑन्स निकलते हैं, यानी कि काफी सारे ना मैसेज ऐसे निकलते हैं कि जो अखबार की कटिंग होती हैं, जिनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ऐसी जो ग्रांट एप्लीकेशंस होती है ना, वो हमारे सोशल मीडिया के इन चैनल्स, इन पेजों पर, इन सब जगहों पर शेयर हो रही होती हैं। तो आप लोगों से निवेदन है ना एक बार कि आप हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उसके माध्यम से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को फेसबुक पेज और अन्य प्रोफाइल्स पर भी आप जो है फॉलो अप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ग्रांट एप्लीकेशन है जिनकी जानकारी यहाँ आपको नहीं मिलेगी, ना इस लाइव सेशन में, ना आपको जो है वहां मिलेगी अंदर जहां हम बात करते हैं अपनी वीडियोस की। तो कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो डायरेक्टली जो है शेयर हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है। आप उसमें चैट बॉक्स का भी लिंक है, यानी कि हमारे ग्रुप जो बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उसका भी लिंक अवेलेबल है आपके साथ। तो उस पर क्लिक करके आप मैसेज को कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लीजिए कहीं भी, और वहां से आप हमारे साथ जो है जुड़ जाइएगा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और जिन लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप का लिंक चाहिए, मैं उनके साथ व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। वो डायरेक्टली हमसे जो है व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। 11 और 12 फरवरी को होने वाले वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन लाइन्स अभी खुली हुई हैं, और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो इस समय है वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ लाइव। इस समय जो शुल्क चल रहा है हमारा, वो 1499 है, 1499 रुपए है। जिन संस्थाओं को उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक चाहिए, मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए भी। चैट बॉक्स में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, और वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया चैट बॉक्स के अंदर। और काफी लोगों ने हेल्पलाइन नंबर मांगा है हमारा। मैं अपना हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अब मैं रुख करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर कि अब वो आज की जो वर्कशॉप है उसको समापन की ओर लेके चलें। माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद सर। देखिए सर, ये आपकी जानकारी का ही असर है कि लोग इतना जागरूक हो रहे हैं कि अभी भी अपनी उसको लिंक को खोल के देख रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं ना कि सर ई अनुदान में अब कुछ साथी जो हैं, अभी इन्होंने जैसे अभी वो कह रहे थे ना, अभी हरिओम राजपूत जी, इन्होंने सर कभी ना कभी करा होगा, अन्यथा कभी वो दिखाते नहीं है। सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ जरा सर मैं थोड़ा दूर हूं ना, तो इसलिए कभी कभी नेटवर्क कट जाता है। जैसे अभी हरिओम राजपूत जी कह रहे थे कि नहीं जी मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हरिओम जी ने पहले कभी कर रखा होगा, शायद उनके दिमाग में नहीं होगा, अन्यथा वो उसमें अपना डाल के देख ले, फॉरगॉट पासवर्ड भी आ जाता है उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की उसमें मेरा सभी साथियों से अनुरोध है
कि वो अपने आप जो रजिस्ट्रेशन करते समय पहले यूट्यूब को में जो कल ये वीडियो डल जाएगी उसको बहुत तसल्ली से सुने सर, कहीं वो बीओ में रजिस्ट्रेशन ना कर दें, कुछ और इंफॉर्मेशन ना डाल दें। और इसमें सर अधिकतर जो बैंक की इंफॉर्मेशन है ना, वो सरकारी बैंक है अधिकतर इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी एक साथी बता रहे थे बंधन बैंक, सर बंधन बैंक उनकी लिस्टिंग में नहीं है। जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सभी हैं उसमें अधिकतर। बिल्कुल तो प्राइवेट बैंकों की सूची नहीं है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करें और सबसे पहले आप अपनी उसकी नीति आयोग वाली एनजीओ दर्पण की उसको इंफॉर्मेशन को जरूर अपडेट करें, अन्यथा यहाँ आपकी बहुत गलती हो जाएगी। इसी में बहुत स्कीम्स निकलती हैं, अभी पोर्टल में कोई स्कीम्स अवेलेबल नहीं है। कुछ साथी को देखिए समय समय पर बता दिया जाता है, जैसे गरिमा गृह की जब निकली हुई थी और ये क्या कहते हैं नशा मुक्ति का जब निकला था, महासंघ ने अपने समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुपों में और पेज पर बताया गया था। अभी कोई ग्रांट इसमें उपलब्ध नहीं है। जो ग्रांट्स उपलब्ध है ना, ऑन गोइंग स्कीम की हैं, जिनका काम चल रहे हैं। बाकी सभी लोग इसमें ई रजिस्ट्रेशन, ई अनुदान का जरूर रखें और अपनी सभी इंफॉर्मेशन, देखिए अभी भी कई साथी हैं, सब से ये गुजारिश है कि हम इस केस बुक को और क्या आप लोगों को और किसी स्कीम के बारे में बताएं और क्या आप जानकारी चाहते हैं, जरा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें, आप अपनी जानकारियां देते रहें हमें, जिससे हम लोग आपके लिए कुछ कर सकें। क्योंकि अभी जो साथी कर रहे थे 11 और 12 तारीख को वर्कशॉप करने जा रहे हैं सर, हम वर्कशॉप के साथ साथ एक फॉर्च्यून 500 एनजीओ को हम फादर एनजीओ डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप लोग हमारे साथ चलें और चलें नहीं, अब ये सर चलने का नहीं, अब दौड़ने का समय है सर। क्योंकि ये जो अभी समय आ रहा है कि इस समय आप हमारे साथ दौड़ें और अपनी इंफॉर्मेशंस को महासंघ को आपके साथ अपडेट रखें। और जो अभी क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट मांगे जाएंगे सर, आपसे इसके आवेदन मांगे जाएंगे, सभी साथियों से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि अपने सभी 3 साल की बैलेंस शीट, प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपडेट रखें, अपने फोटोग्राफ्स को जल्दी से जल्दी। हम लोग आपको महासंघ जो है बहुत अच्छा एक प्रपोजल ला रहे हैं, मगर ये काम उन्हीं के लिए हो पाएगा जो महासंघ के सभी पे उस पर सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव होंगे। क्योंकि उसके लिए आपको महासंघ की जो एक रिपोर्ट देनी होगी कि आप महासंघ के पेज पर कैसे हैं, महासंघ के प्रति आप कितने एक्टिव हैं। अगर महासंघ ने आपको एक्टिव घोषित का एक सर्टिफिकेट दिया, तभी आप हमारे उस एलिजिबिलिटी में आएंगे। आप ग्रांट के लिए, आप जो महासंघ की ग्रांट होगी सर, महासंघ भी एक अपना ग्रांट प्रपोजल, क्योंकि छोटी छोटी जो एनजीओस हैं उनको, जिनको अभी तक कोई ग्रांट्स नहीं मिली, कोई प्रपोजल्स उन्होंने नहीं ग्रांट नहीं मिली, महासंघ एक ग्रांट आपको देने जा रहा है सर। मगर अब हमारी कोशिश है कि बस जल्दी उसके लिए अभी तैयारी चल रही है सर के आदेश पर। मैं भी अभी आप 1 हफ्ते से बाहर ही हूँ, उसी के लिए आप लोगों के लिए आया हुआ मैं यहाँ। और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने उसको जरा महासंघ के पेज को एक्टिव रखिए और 11 और 12 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि ये लाइन शायद 4 या 5 दिन में हम लोग बंद कर देंगे। आज 19 तारीख हो गई, शायद इस नेक्स्ट वीक में हम लाइन बंद कर देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों ने, साथियों ने जो पहले रजिस्ट्रेशन करा होगा, देखिए ये रजिस्ट्रेशन पहले 499 में था, फिर 10999 में हुआ, खाली 999 में, अब ये 1499 में है। ये अवेलेबल जल्दी से खत्म होने वाला है और ये लाइन बंद हो जाएंगी। साथियों से अनुरोध है कि आप हमें एक बार और बताएं कि हम केस बुक पर कौन से और विषयों पे आपको और जानकारी दें, कौन से उस पर वीडियो बनाएं, कैसे आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है, क्या क्या जो परेशानी आ रही है, अगर जब तक आप हमें नहीं बताएंगे हम आप लोगों को कुछ नहीं समझा सकते। पैसे ग्रांट्स की और किसी प्रपोजल ग्रांट्स की कहीं कोई कमी नहीं है सर, अभी भी गवर्नमेंट ने बहुत ग्रांट निकाली हुई है। इसके लिए मैं अभी लिस्ट बना रहा हूँ, जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊं वापस अपने ऑफिस पर, तो मैं आप लोगों को इसी उस वीक में, जैसे मैं घर पहुंचूंगा, आपको सारी पूरी लिस्ट अवेलेबल कराऊंगा और आप लोगों के लिए एक, क्योंकि अभी प्रपोजल रख रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स ला रहे हैं, बहुत, और प्रपोजल कई कंपनियों ने खोले हुए हैं। देखिए जैसे यूपीएसडीएम, कुछ एक मेरे साथ जो मैं परसों बात कर रहा था, यूपीएसडीएम ने भी अपना कुछ उसमें जो स्किल डेवलपमेंट में कुछ रिवाइज कर दिया है, वो भी आप लोगों के लिए खुलने जा रहा है, सभी साथियों के लिए।
स्कीम्स गवर्नमेंट बहुत ला रही है, क्योंकि देखिए सरकार का 2024 का टारगेट शायद एनजीओ को काफी कुछ कंसेशन छूट आ रही है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपने आप को अपडेट रखें, सब संस्था वर्कशॉप में जुड़। आपकी वॉइस चली गई माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने आपको एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर। अध्यक्ष महोदय आपकी वॉइस चली गई है, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। सर मैं थोड़ा सा आउटर एरिया में हूँ ना, इसलिए सर। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सभी लोग जिन्होंने अभी तक अपने आप को महासंघ की होने वाली 11 और 12 फरवरी की वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो मुझे आज से ही रिमाइंडर डालना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के ई पास जनरेट किए जा चुके हैं ऑलरेडी, वो मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ जो हमारे महासंघ के सोशल मीडिया लिंक आपको दिए गए हैं वहां भी आपको अपने ई पास डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि राष्ट्रीय जो महासंघ के फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप पर आपको अपने ई पास आज रात 12 बजे तक अवेल करवा दिए जाएंगे, जिनको आप रात 12 बजे के बाद डाउनलोड कर सकेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वर्कशॉप के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। और मिलते हैं 11 और 12 फरवरी को। और कल की हमारी वर्कशॉप रहेगी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में, और हम वहां बात करेंगे। काफी सारे एनजीओ के सवाल होते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते नहीं कर सकते। इन सारे सवालों के जवाब कल की वर्कशॉप में आपको मिलने वाले, क्योंकि कल की वर्कशॉप बहुत अहम रहेगी। ये एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपको कई नए विकल्प देता है आपकी संस्था में, फंड रेजिंग से रिलेटेड भी। तो ये सारे विषय हम कल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, कल की प्रतीक्षा में हम आप सभी लोगों से एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लोगों का। और सभी लोगों को मैं कल फिर से इनवाइट करना चाहूंगा कि जितने भी संस्थाएं अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, जिनको बीच की गैपिंग की वजह से, ब्रेकिंग की वजह से जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे, उन सभी लोगों को आप जरूर से जरूर इंटीमेट कर देंगे कि वर्कशॉप हमारी जो ऑनलाइन जो वेबिनार्स हैं उसकी जो सीरीज है हमारी केसबुक की, वो वापस स्टार्ट हो चुकी है और अब लगातार कंटिन्यू रहेगी रात को रोज 8 बजे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को जरूर से जरूर इंटीमेट कर देंगे। मिलते हैं कल फिर रात्रि 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर, सेम लिंक के माध्यम से। रोज आप मुझसे लिंक रिक्वेस्ट ना करें, सेम लिंक पर आप क्लिक करें, हर रात 8 बजे उसी लिंक से आप जो है वापस हमारे साथ जुड़ सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि। अपने आप को आप बिल्कुल अनम्यूट कर सकेंगे। जी सर। हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे हैं सर? सब बढ़िया है? सब कुशल मंगल जी, बिल्कुल। सर हम रात में तो नहीं, सुबह मॉर्निंग में आपको कॉल करेंगे सर। बिल्कुल 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 सर। कुछ ठीक है सर, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट। शुभ रात्रि जी सभी को, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। बहुत बहुत बधाई हो सर। गुड नाइट। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट जी सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत बधाई, छोटे यादव को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बालक की छठी है, लेकिन मैं कार्यक्रम छोड़कर यहाँ बैठा हुआ हूँ आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने के लिए। और आज जैसे ही पंडित जी मुझे बताएंगे कि कब उसका जो है 1.25 महीने का कार्यक्रम, यानी कि जो कुआं पूजन रखा जाएगा, उस दिन के लिए सभी संस्थाओं को खुला निमंत्रण रहेगा। मैं आज शायद पंडित जी कंफर्म कर चुके होंगे, अभी तक मैं कार्यक्रम में नहीं हूँ अपने बच्चे के, मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि कर्म प्रधान देश रहा है और राष्ट्रीय जो महासंघ कर्म प्रधान पहले रहा है। हाँ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी जरूर रहती हैं कि जहां मेरा बस नहीं चल पाया था, तो मुझे इस वजह से आप लोगों से गैप लेना पड़ा। अदरवाइज आज सभी को पता है कि जो है 14 तारीख, यानी कि हमारा जो मकर संक्रांति का दिन होता है, उस दिन बालक का जन्मोत्सव था, यानी कि उस दिन उसका जन्म हुआ था, और आज छठी का दिन है उसका। लेकिन मैं कार्यक्रम में नहीं हूँ, यहाँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो पंडित जी ने कंफर्म किया होगा 1.25 महीने के कार्यक्रम का, तो उसकी डेट मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। शायद लगभग 21 से 24 के बीच की रहेगी डेट, ये फरवरी के अंदर। तो आप सभी लोगों को ओपन निमंत्रण रहेगा, सभी लोगों से एक बार पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा, और कार्यक्रम में आप सभी लोग शरीक जरूर होंगे, ऐसी मैं सभी से जो है निवेदन जरूर करूंगा। तो जैसा भी कंफर्म रहता है मैं कल आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा।
और 11 और 12 फरवरी को हम लोग जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मिल ही रहे हैं अपनी वर्कशॉप के दौरान भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुभकामनाओं के लिए, और आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। Thank you.